नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम हल करने वाले हैं कक्षा छठी के लिए हिंदी ओलंपियाड का अभ्यास प्रश्न पत्र। इसको हल करने के बाद आपको पता लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न हिंदी ओलंपियाड में कक्षा छठी के लिए पूछे जाते हैं। अगर इस साल आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो इसकी सहायता से आप अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है तो अगले साल आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और हिंदी ओलंपियाड की परीक्षा में बैठ सकते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम लिखना होता है, क्योंकि विद्यालय की तरफ से आप रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। अगर आप विद्यालय की तरफ से रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं, पर्सनल लेवल पे करते हैं, तो आपको विद्यालय के नाम की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रतियोगी का नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपको अपने हस्ताक्षर करने हैं, यानी कि सिग्नेचर करने हैं। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर लिखना है। रोल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं? अनुक्रमांक। ये आपका जो प्रश्न पत्र है ये कुल 100 अंक के लिए है और कुल समय आपको मिलेगा 1 घंटे का। यहाँ पर कुछ निर्देश है, आइए जल्दी से इनको भी पढ़ लेते हैं। सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़कर सही विकल्प का गोला OMR उत्तर पत्रिका में भरिए। तो ये आपका प्रश्न पत्र है। आपको एक उत्तर पत्रिका भी दी जाएगी जिसमें सभी प्रश्नों के सामने 3 गोले बने होंगे और सही विकल्प के सामने आपने गोला भरना है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, यानी कि 50 आपके प्रश्न मिलेंगे और प्रत्येक 2 अंक का है तो कुल आपके 100 अंक हो जाएंगे। किसी प्रश्न में कोई भी गोला नहीं भरने पर न तो अंक दिए जाएंगे और न ही काटे जाएंगे, यानी कि आपने वो प्रश्न हल किया ही नहीं है तो ना ही नंबर कटेंगे और ना ही नंबर मिलेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर केवल OMR उत्तर पत्रिका में ही भरने हैं, प्रश्न पत्र में नहीं भरने। तो आइए देखते हैं कौन कौन से प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं। गुरु का बहुवचन होगा, तो गुरु का बहुवचन रूप क्या है? गुरुजन है। तीसरा विकल्प सही है। दवाई शब्द का बहुवचन है तो दवाई से दवाइयाँ बनता है, तो दवाइयाँ यहाँ पर दूसरे विकल्प में दिया गया है। और यहाँ पर बड़ी ई है, लेकिन दवाइयाँ जब हम लिखते हैं तो यहाँ पर छोटी ई आएगी, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित वर्णों में व्यंजन है, तो स्वर और व्यंजन आपको अच्छे से पता है, आप अच्छे से व्याकरण की जानकारी रखते हैं, बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आ हमारा क्या है? स्वर है। ऋ ऋषि भी हमारा क्या होता है? स्वर होता है। तो यह हमारा क्या है? व्यंजन। संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो आपको अच्छे से पता है अक्षय, त्र, श्र और गे, ये हमारे 4 क्या है? संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ पर ह हमारा सिर्फ व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन नहीं है, तो यही विकल्प सही है। छात्र शब्द का उचित वर्ण विच्छेद होगा, तो छात्र तो बड़ा ही आसान सा है, आप ध्यान देंगे तो आसानी से पहचान सकते हैं। छ और यहाँ पर आ की मात्रा है और त्र आपको पता है संयुक्त व्यंजन है और ये किससे मिलकर बना है? त और र से मिलकर बना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो आप देख सकते हैं छ और आ की मात्रा, त और र और अ, दूसरा विकल्प सही है। संधि मेल है, तो यहाँ पर परिभाषा पूछ ली गई है। संधि में किस किस का मेल होता है? 2 वर्णों का मेल होता है, क्योंकि व्यंजन का मेल होने से तो व्यंजन संधि का उदाहरण बन जाता है और स्वरों का मेल होने से स्वर संधि का, लेकिन सिर्फ संधि पूछी है तो 2 वर्णों के मेल से संधि बनती है। तथा एव, इसकी संधि क्या होगी? तथैव, तीसरा विकल्प सही है। और यहाँ पर वृद्धि स्वर संधि है। संस्कृत से हिंदी में आकर अपना रूप बदलने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो संस्कृत से जैसे के तैसे प्रयोग किए जाते हैं हिंदी में, वो तो हमारे तत्सम होते हैं, और जो रूप बदल लेते हैं वो हमारे तद्भव होते हैं। तो कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है। आइए आगे बढ़ जाते हैं। तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर शब्द की पहचान करनी है, कौन सा तत्सम है जो संस्कृत से आया है। तो वानर हमारा ऐसे के ऐसे संस्कृत से आया है। काम हमारा क्या है? हिंदी में है, तद्भव है, लेकिन इसका संस्कृत रूप क्या होता है? कर्म। कर्म से क्या बना है? काम, या कार्य भी आप कह सकते हैं। सूरज, सूरज किससे बना है? सूर्य से बना है। तो ये दोनों हमारे तद्भव है और ये वानर हमारा क्या है? तत्सम। पवन को वायु कहते हैं, तो पावन को क्या कहते हैं? तो पवन तो हवा को कहते हैं, वायु को कहते हैं, और पावन क्या होता है? पवित्र होता है। तो तीसरा विकल्प सही है। चंद्रमा का पर्यायवाची है, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द, तो ये आसान है, इतना मुश्किल तो बिल्कुल भी नहीं है। दिवाकर क्या होता है? सूर्य को कहते हैं। और हिमकर क्या होता है? ये हमारा चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। कौन सा विकल्प सही है? दूसरा। निर्मल शब्द का विलोम है, तो निर्मल का विपरीत अर्थ वाला, उल्टे अर्थ वाला आपको बताना है विलोम शब्द। निर्मल और क्या हो जाएगा? मलिन। जड़ का विलोम होगा, जड़ का विलोम होगा चेतन। अकल का दुश्मन मुहावरे का अर्थ है, आसान सा है, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे इसकी पहचान कर सकते हैं। अकल का दुश्मन यानी कि मूर्ख व्यक्ति, जिसको पता ही नहीं होता क्या करना है क्या नहीं करना। तीसरा विकल्प सही है। घी के दिए जलाना, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मनाना, तो दूसरा विकल्प सही है।
धीरे धीरे चलो, यहाँ धीरे धीरे में प्रयुक्त चिन्ह है, तो धीरे धीरे के बीच में आप ध्यान से देखेंगी तो ये हमारा ऐसे डैश जो लगता है इंग्लिश में, वैसे ही यहाँ पर ये जो चिन्ह है इसको हम क्या बोलते हैं? योजक। योजक होता है जोड़ने वाला। तो दो शब्दों के बीच में लगा है तो दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है। और ये कौन सा विकल्प सही है? तीसरा विकल्प सही है। यह किस प्रश्न का उत्तर है? वाक्य में प्रयुक्त विराम चिन्ह होगा। यह किस प्रश्न का उत्तर है? तो यहाँ पर जो विराम चिन्ह है ये आप ध्यान से देखिए, थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। यहाँ पर देखो, ये जो हमारा चिन्ह है इसके आगे वो बताना चाहता है कि क्या उत्तर है। तो ये हमारा कैसा है? निर्देशक चिन्ह है। इसके बाद जो बात आएगी वो लिखी जाएगी। अर्धविराम क्या होता है? अर्धविराम तो ऐसे छोटा कोमा होता है हमारा, और कोमे के ऊपर एक हम बिंदु भी लगाते हैं, ये अर्धविराम होता है। सिर्फ कोमा क्या होता है? अल्प विराम होता है। और प्रश्नवाचक चिन्ह तो आप अच्छे से जानते हैं, जब हम सवाल पूछते हैं तो इस तरह का चिन्ह लगाते हैं। तो ये जो डैश के तरीके से आगे जो लगाया हुआ है इसको हम क्या कहते हैं? निर्देशक चिन्ह। शुद्ध वाक्य बताइए। तो देखते हैं, यहाँ पर 3 वाक्य दिए गए हैं, तीनों को ध्यान से पढ़ते हैं, किसमें गलती है और कौन सा शुद्ध रूप है। कृपया 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। तो कृपया और कृपा ये दोनों तो नहीं आना चाहिए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें, ऐसे शुद्ध हो जाएगा। रविवार के दिन छुट्टी रहेगी, तो रविवार अपने आप में ही दिन है, तो रविवार को छुट्टी रहेगी, ये तो शुद्ध है। रविवार के दिन लिखने की आवश्यकता नहीं है। राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए, ये बिल्कुल सही है। तो तीसरा विकल्प क्या हो जाता है? सही। हाय, बेचारे की नौकरी छूट गई, वाक्य का भेद है। तो ये जो वाक्य है किस प्रकार का है? विधानवाचक? ऐसा तो नहीं है। इच्छा सूचक? ऐसा भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाय के पीछे विस्मयादिबोधक चिन्ह है और बहुत दुख प्रकट किया जा रहा है। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है, विस्मयादिबोधक वाक्य है। मैं आ तो जाता लेकिन मुझे कहीं और जाना है। वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो लेकिन जो है वो आपको ध्यान से देखना है, ये किसका कार्य कर रहा है? विस्मयादिबोधक तो ये नहीं है। विस्मयादिबोधक में तो ये वाला चिन्ह लगता है आपका। समुच्चय बोधक क्या होता है? जोड़ने का काम करता है। अव्यय शब्द क्या होते हैं? समुच्चय बोधक भी अव्यय में आते हैं, विस्मयादिबोधक भी अव्यय में आते हैं। तो मैं आ तो जाता लेकिन मुझे कहीं और जाना है, तो लेकिन क्या कर रहा है? ये समुच्चय बोधक। ये क्या है? दोनों को जोड़ रहा है, 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। कम खाने वाला कहलाता है, तो जो कम खाना खाता है उसको हम क्या कहते हैं? अल्पाहारी। अल्प यानी कि कम, आहारी यानी कि खाने वाला। शाकाहारी किसे कहते हैं? जो सब्जी खाता है, जो फल खाता है, मांस नहीं खाता। और मांसाहारी जो मांस खाता है। जिसका कोई दोष न हो उसे हम निर्दोष कहते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, तो क्रिया की विशेषता बताने वाले क्या होते हैं? क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। और संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता कौन बताते हैं? सिर्फ विशेषण। मयंक ऊपर बैठा है, वाक्य में ऊपर क्या है? तो मयंक कहाँ पर बैठा है? ऊपर बैठा है। तो किसकी जानकारी दे रहा है? ये हमारा स्थान से संबंधित विशेषता बता रहा है। और स्थान से संबंधित किसकी विशेषता बता रहा है? बैठने की। बैठना क्या है? क्रिया। तो क्रिया की विशेषता है, स्थान से संबंधित विशेषता है। तो कौन सा विकल्प सही है? स्थानवाचक। आपको पता है क्रिया विशेषण के भी आगे चल के 4 भेद होते हैं। रीतिवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और एक और आपका बच जाता है। कौन सा विकल्प बच जाता है? समयवाचक या कालवाचक क्रिया विशेषण। मीता खाना खा रही है, यहाँ प्रयुक्त क्रिया का भेद है। तो मीता खाना खा रही है, क्या खा रही है? खाना। तो खाना यहाँ पर क्या है? कर्म है, एक कर्म है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? सकर्मक। मुझे 2 पुस्तकें चाहिए, विशेषण भेद बताइए। तो कितनी पुस्तकें चाहिए? 2। तो 2 हमारा विशेषण है, और ये कैसा विशेषण है? संख्यावाचक है। ग विकल्प सही है। दरवाजे पर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है? कोई खड़ा है। और लेकिन हमें नहीं पता कौन खड़ा है, निश्चित जानकारी नहीं है। यहाँ पर निश्चित जानकारी नहीं है, तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। पहला विकल्प सही है। हमारे मेहमान आ गए, वाक्य में कारक होगा। तो यहाँ पर मेहमान और हमारे बीच में कोई संबंध है, यहाँ पर स्पष्ट रूप से विभक्ति नहीं दिखाई गई है। कभी कभी ऐसा भी होता है कारक की जो विभक्ति होती है वो नहीं होती, वाक्य में हमें थोड़ा ध्यान से पढ़ के अपनी समझ को दिखाना होता है। तो हमारे मेहमान किसके मेहमान है? हमारे मेहमान है। मेहमान और हमारे बीच में संबंध है, तो कौन सा कारक है? संबंध कारक। हम शिक्षक दिवस मनाते हैं, तो ये तो बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। आप टीचर्स डे मनाते हैं, अच्छे से याद होगा आपको, 5 सितंबर। अध्यापिका कक्षा में आ रही है, वाक्य का काल भेद है, तो ये हमारा वर्तमान काल है।
और ये पूरा नहीं हुआ है काम, आ रही है, वर्तमान में आ रही है, तो कौन सा काल है? अपूर्ण वर्तमान काल। तो सही विकल्प कौन सा है? वर्तमान काल। भविष्यत काल तो क्या होता? अध्यापिका कक्षा में आएगी। और भूतकाल क्या होता? अध्यापिका कक्षा में आई थी। तो वर्तमान काल सबसे सही विकल्प है। भविष्यत काल का वाक्य है, तो ध्यान से देखिए भविष्यत काल में कौन सा वाक्य यहाँ पर हो रहा है? सुमन आई, ये तो आपका भूतकाल है। सुमन अवश्य आएगी, कौन सा है? भविष्यत काल है। सुमन यहाँ आती है, वर्तमान काल है। गंगा पवित्र नदी है, रेखांकित शब्द की संज्ञा है, तो नाम है, विशेष नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। इनमें से भाववाचक संज्ञा है, तो बच्चा, बच्चा तो जातिवाचक संज्ञा है। स्वस्थ, स्वस्थ हमारा विशेषण है। और खुशबू हमारा क्या है? भाववाचक संज्ञा। ये भाव है, इसको हम महसूस कर सकते हैं। अनुपस्थित शब्द में उपसर्ग है, उपसर्ग आगे लगते हैं। अनु हमारा क्या है? उपसर्ग, और उपस्थित क्या है? मूल शब्द। उप उपसर्ग वाला शब्द बताइए। तो उप से तो हमारा उपकार भी बना है, उप से हमारा उपवास भी बना है, और उपर्युक्त में क्या होता है? ऊपरी और उक्त। यहाँ पर आपका क्या हो जाता है? ऊपरी उपसर्ग हो जाता है। तो मुझे लगता है ये जो आपका प्रश्न पूछा गया है इसमें एरर है, इसको टाइप सही से नहीं किया गया है। यहाँ पर होना चाहिए उप उपसर्ग वाला शब्द नहीं है। अगर ये पूछते नहीं है तो हम कौन सा सही बताते? ख विकल्प, क्योंकि ख में उप उपसर्ग नहीं है, ऊपरी उपसर्ग है, ऊपरी और उक्त। लेकिन बाकी में तो उप हमारा क्या है? उपसर्ग है। तो ये प्रश्न ही हमारा क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। चुहिया शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो चुहिया को ध्यान से देखिए, चूहा और इया, और यहाँ पर मात्रा से आपको अंदाजा लग जाएगा, छोटे की मात्रा है तो यहाँ पर इया। ख विकल्प सही है। इत प्रत्यय वाला शब्द है, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान से पढ़ोगे तो बड़ी आसानी से पहचान कर सकते हो। पठित, पठ और इत पहला ही विकल्प सही है। दिन और एक दैनिक बन जाता है। धरती, धरती में बड़ी ई की मात्रा है, तो यहाँ पर पहला विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही हो जाता है? पहला विकल्प सही है। अर्थ समझकर उचित शब्द भरिए। मजदूर को उसके खालिस्तान का उचित फल नहीं मिलता, तो उसके परिश्रम का उचित फल नहीं मिलता। वैसे श्रम का मतलब भी क्या होता है? मेहनत होता है, लेकिन सबसे सही विकल्प की बात करें तो ज़्यादा सही कौन सा है? परिश्रम। वैसे इनको ये विकल्प यहाँ पर नहीं देना चाहिए, क्योंकि श्रम का मतलब भी मेहनत करना होता है और परिश्रम का मतलब भी मेहनत करना होता है। तो मजदूर को उसके श्रम का उचित फल नहीं मिलता, ये वाक्य भी सही है। मजदूर को उसके परिश्रम का उचित फल नहीं मिलता, ये वाक्य भी सही है। इसको भी हम गलत नहीं कह सकते। लेकिन सबसे सही की बात करें तो तीसरा विकल्प सही है। उसने चोरों से भिड़ जाने का खालिस्तान दिखाया, तो चोरों से भिड़ जाने का साहस होता है, दुस्साहस तो बिल्कुल भी नहीं होता। दुस्साहस होता है बुरा साहस, और शौक क्या होता है? शौक तो हम किसी मनोरंजन के लिए करते हैं, तो ख विकल्प सही है। 100 वर्षों के समूह को क्या कहते हैं? शताब्दी कहते हैं। सेंचुरी इसको हम किस में कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं। शब्दकोश के क्रम के अनुसार अगला उचित शब्द होगा, तो ये भी बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। 24 के बाद क्या आता है? 25, और 25 के बाद क्या आता है? 26 आता है। ख विकल्प सही है। लक्ष्मण राम के छोटे भाई थे। रेखांकित शब्दों के स्थान पर एक शब्द लिखिए। तो छोटे भाई को क्या कहते हैं? अनुज कहते हैं। बड़े भाई को क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं। और विग्रह का मतलब क्या होता है? अलग अलग करना। 97 को शब्दों में लिखिए, तो मैंने बोल ही दिया है। 97, 97 सही तरीके से कौन सा लिखा है? क्योंकि यहाँ पर देखो 57 तो 57 होता है। 97 ये भी ठीक लग रहा है। 97 तो सबसे सही कौन सा है? ग। जुलाई के बाद खालिस्तान का महीना आता है, तो ये तो बहुत ही आसान प्रश्न पूछ लिया गया है। जुलाई के बाद क्या आता है? अगस्त आता है। तीसरा विकल्प सही है। हिंदी महीनों का सही क्रम है, तो हिंदी के महीने थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए याद करना, क्योंकि हम आजकल अपने डेली लाइफ में या रूटीन में हम क्या फॉलो करते हैं? जनवरी फरवरी को फॉलो करते हैं। तो आषाढ़ के बाद क्या आता है? श्रावण आता है। और श्रावण के बाद क्या आता है? भाद्रपद आता है, भादो आता है। तीसरा विकल्प क्या है? सही है। और अगर आपके घर में दादा दादी हैं तो उनसे आप पूछेंगे तो उनको देसी महीनों के नाम अच्छे से याद है, और हमें अंग्रेजी महीनों के नाम अच्छे से याद है। आगे आप देख सकते हैं यहाँ पर एक हमारा अपठित गद्यांश दिया गया है, इसको आपने ध्यान से पढ़ना है, और यहाँ से आपके 5 और प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए सबसे पहले इसे पढ़ लेते हैं। बगदाद के बादशाह हजरत उमर बिन अजीज के पास एक बेशकीमती अंगूठी थी। बादशाह को उससे बड़ा लगाव था। एक बार बगदाद में भयंकर सूखा पड़ा, चारों तरफ त्राही त्राही मच गई। बादशाह ने शाही खजाना खोलकर जनता की तकलीफ दूर करने की कोशिश की, पर धीरे धीरे वह भी खाली हो गया। आखिरकार बादशाह ने राज्य के सभी प्रमुख लोगों की बैठक बुलाई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। एक दिन दरबार में बादशाह ने अपनी अंगूठी निकालकर खजांची को देते हुए कहा, इसे बेच दो, मेरे पास अब सूखा राहत के लिए कुछ नहीं बचा।
दरबारियों में हलचल हुई। सब जानते थे कि बादशाह को अंगूठी बहुत प्यारी है। एक दरबारी ने कहा, थोड़ा इंतजार कर लीजिए, बारिश होने में अब कुछ ही दिन बाकी हैं, सब ठीक हो जाएगा। बादशाह ने कहा, ठीक कहने को हो, मगर मैं बारिश के भरोसे लोगों को नहीं छोड़ सकता। तो एक दयालु बादशाह की यहाँ पर कहानी बताई गई है। देखते हैं कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। सबसे पहला प्रश्न हम यहाँ पर देख लेते हैं। बादशाह हजरत उमर को किससे लगाव था? किससे लगाव था? अपनी आन और शान से, अपनी बेशकीमती अंगूठी से, अपनी शाही पोशाक से। तो किससे लगाव था? अपनी बेशकीमती अंगूठी से। बादशाह ने किस प्रकार जनता की तकलीफ दूर करने की कोशिश की? तो अपना शाही खजाना उन्होंने खोल दिया लोगों की मदद के लिए। पहला विकल्प सही है। दरबार में बादशाह ने क्या किया? तो दरबार में बादशाह ने क्या किया? सूखा राहत के लिए अपनी बेशकीमती अंगूठी बेचने का फैसला किया। तो दूसरा विकल्प सही है। एक बादशाह का धर्म क्या होता है? तकलीफ में अपनी प्रजा का साथ दे, उम्मीद के भरोसे लोगों को छोड़ दे, तकलीफ का कारण प्रजा से पूछे। तो सबसे पहला विकल्प सही है और ऐसा ही बादशाह ने भी किया था। जब उनको अपनी अंगूठी इतनी प्यारी थी, लेकिन प्रजा के दुख के आगे उन्होंने उसको भी बेचने का फैसला कर लिया था। बादशाह शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो बादशाह का क्या होता है? बेगम होता है। राजा का महारानी होता है, राजा का रानी होता है और महाराज का महारानी होता है। और बादशाह का क्या हो जाएगा? बेगम हो जाएगा। तो यहीं पर हमारे कुल 50 प्रश्न पूरे हो जाते हैं और इसी के साथ आपका कुल 100 अंक का जो ये अभ्यास प्रश्न पत्र है ये भी पूरा हो जाता है। तो आपने देखा ज़्यादातर प्रश्न बड़े ही आसान हैं, लेकिन कुछ प्रश्नों में थोड़ा सोचने की ज़रूरत है। हम 2 विकल्प में या 3 विकल्प में कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें अभ्यास की आवश्यकता है। बार बार अगर हम अभ्यास करते हैं और हिंदी की व्याकरण की हमें अच्छी जानकारी है और अच्छी तरह से हम शब्दों के अर्थ समझते हैं, तो बड़ी आसानी से इस तरह के प्रश्नों को हम हल कर सकते हैं और ओलंपियाड में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और कोई भी सर्टिफिकेट आपको मिल सकती है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिलती है, साथ में मेडल भी दिया जाता है, गोल्ड मेडल भी आप ले सकते हैं। जितने अच्छे अंक आएंगे उतने ही हिसाब से आपको कोई ना कोई रिवार्ड मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक आप अभ्यास करते रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और खुश होकर पढ़ते रहिए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।